हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद निधि में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो हम देखने वाले हैं इसमें कितने प्रिंसिपल होते हैं और प्रिंसिपल्स को हम पूरे अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रिंसिपल होने वाला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल है इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ द टाइम पर्सपेक्टिव, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल एंड इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। तो हम ये पांचों ही प्रिंसिपल एक एक करके इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल से। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। आपने कॉमर्स का स्टूडेंट होने के नाते कई बार सुना होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। जो भी सेक्रीफाइस आप करते हैं किसी अल्टरनेटिव चीज को लेने के लिए, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट को लेने के लिए, उस कॉस्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नहीं समझे? चलिए थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ। अगर मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, आई हैव प्रोडक्ट ए एंड अ प्रोडक्ट बी। मेरे पास 10 रुपए हैं और दोनों ही प्रोडक्ट 10 रुपए के आ रहे हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो मैं ए को परचेज कर सकती हूँ या तो मैं बी को परचेज कर सकती हूँ। चलिए मान लीजिए ये है चॉकलेट और ये है एक टॉफी। तो या तो मैं टॉफी खरीद सकती हूँ क्योंकि पैसे तो मेरे पास 10 ही रुपए हैं, और या तो मैं चॉकलेट खरीद सकती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं डिसाइड करूँ कि चॉकलेट खानी है मुझे, तो मैंने किसको सेक्रीफाइस किया? मैंने यहाँ पे बी को, यानी कि टॉफी को सेक्रीफाइस कर दिया। तो अब टॉफी को सेक्रीफाइस करने की कॉस्ट जो है उसी को बोलेंगे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस चीज में बेसिकली डिपेंड करता है? तो ये 3 चीजों में डिपेंड करता है। पहला है द कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ सेक्रीफाइस। यानी कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दूसरे प्रोडक्ट को लेने के लिए आपने टोटल सेक्रीफाइस कितना करा है। दूसरा पॉइंट कहता है कि सेक्रीफाइस में भी मॉनेटरी और रियल, इट ऑल्सो कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस्ड अल्टरनेटिव। अब आपको ये देखना है कि जो आपने सेक्रीफाइस किया है वो मॉनेटरी सेक्रीफाइस था या रियल सेक्रीफाइस था। ओके, और दूसरा, इसका दूसरे नाम से जाना जाता है इसे कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस्ड अल्टरनेटिव। तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल जो कि था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा प्रिंसिपल हमारे पास है इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, जो क्या कहता है चलिए देखिए। अ डिसीजन इज ऑब्वियसली अ प्रॉफिटेबल ऑन इफ। एक डिसीजन हमेशा ही प्रॉफिटेबल होगा अगर इट इंक्रीजेज रेवेन्यू मोर देन कॉस्ट। अगर वो रेवेन्यू को ज्यादा इंक्रीज करे, ना कि कॉस्ट को। मतलब कि आपकी कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, बस आपका रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है इट डिक्रीजेस सम कॉस्ट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन इट इंक्रीजेस अदर। यहां पर जो पॉइंट ये कहना चाहता है कि आपका कोई भी कॉस्ट इतनी ज्यादा डिक्रीज हो कि इसके बदले कोई और कॉस्ट इंक्रीज ना हो जाए। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं तो उसके साथ साथ कोई और कॉस्ट इंक्रीज ना हो रही हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट इंक्रीजेस सब रेवेन्यू मोर देन इट डिक्रीजेस अदर्स। ये भी सेम पॉइंट कहता है, जैसे ऊपर हम कर रहे थे एक्सपेंसेस की बात, यहाँ पे कॉस्ट की बात, यहाँ पे हम कर रहे हैं रेवेन्यूज की बात, कि आपको अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि कोई और रेवेन्यू कम हो जाए साथ में। लास्ट पॉइंट कहता है इट रिड्यूसेस कॉस्ट मोर देन रेवेन्यूज। तो आपको पूरे बिजनेस में, अगर आपको बिजनेस को प्रॉफिटेबल करना है तो आपका एक ही मंत्रा होगा कि जो रेवेन्यूज हैं वो आपके इंक्रीज हो और जो कॉस्ट है वो आपकी डिक्रीज हो जाए। क्योंकि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाने में सिर्फ 10 रुपए लग रहे थे, पहले मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट को 10 रुपए में बना के तैयार करते थे और बेचते उसको मार्केट में थे 12 रुपए का, तो मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा था 2 रुपए का। अब अगर आप इस कॉस्ट को डिक्रीज कर दें, यानी कि ये कॉस्ट 7 रुपए में ही बनके वो प्रोडक्ट तैयार हो जाए, अभी भी वो मार्केट में 12 का ही बिकेगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो प्रॉफिट है वो अब 5 रुपए का हो रहा है। यानी कि ये पूरा प्रॉफिट 3 रुपए से इंक्रीज हो गया। तो पूरे बिजनेस को प्रॉफिटेबल अगर आपको बनाना है तो एक ही मंत्र है कि आपको अपनी कॉस्ट को डिक्रीज करना है और रेवेन्यूज को इंक्रीज करने पे ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल। इतनी सारी चीजें देखने के बाद हमको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, जो कि है टाइम। क्योंकि कोई भी काम समय पे अगर करा जाए तो ही वो प्रॉफिटेबल कहलाएगा।
मुझे पता होने चाहिए कि कौन सा काम मेरे को लॉन्ग रन में करना है, कौन सा शॉर्ट रन में करना है, कौन सा एक्सपेंसेस लॉन्ग रन में चलेगा, कौन सा शॉर्ट रन में चलेगा। आई हैव टू डिस्क्राइब ऑल दिस थिंग्स। तो मुझे ये चीज ध्यान में रखनी है, इसीलिए ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग इज टू मेंटेन द राइट बैलेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट रन कंसिडरेशन। यानी कि मुझे ध्यान रखना है कि कौन से लॉन्ग रन और कौन से शॉर्ट रन कंसिडरेशन है। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखते हैं क्या बोलता है। वन ऑफ द फंडामेंटल आइडिया इन इकोनॉमिक इज दैट अ रुपी टुमारो इज वर्थ लेस देन अ रुपी टुडे। मतलब कि अगर जो पैसा है उसकी जो आज वैल्यू है वो आने वाले कल में कम होने लग जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, इफ आई ऑफर यू 1000 टुडे और ₹1000 नेक्स्ट ईयर, व्हाट विल यू चूज। अगर मैं आपको 1000 रुपए आज दे दूं और या तो मैं ऐसे बोलूं कि 1000 रुपए में से अगले साल ले लीजिएगा, तो आप क्या प्रेफर करेंगे। ऑफ कोर्स कोई भी अभी प्रेफर करेगा 1000 रुपए, क्योंकि अगर 1000 रुपए में जो चीज मुझे आज मिल रही है शायद 1 साल बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आप अपने आसपास से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कहीं ना कहीं अपने मम्मी या अपने दादा दादी के मुंह से सुना है कि पहले तो चावल 10 रुपए किलो थे, पहले तो ये चीज 1 रुपए में इतनी सारी आ जाती थी, पहले तो 50 रुपए में 25 पैसे में 50 पैसे में 25 पैसे में इतना सब कुछ आ जाता था, और अब देखिए 25 पैसा और 50 पैसा तो कहीं है ही नहीं। तो क्या हुआ है, हमारी जो रुपी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। यानी कि अगर मुझे कहा जाए, उस समय मुझे कहा जाता कि मैं आपको 50 पैसे आज दे दूं या 50 पैसे 10 साल बाद दे दूं, तो अब तो 50 पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। तो यानी कि जो पैसा है वो अपनी वैल्यू इंक्रीज करता रहता है। तो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि जो पैसा है वो आज की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी कल की वैल्यू से। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल है हमारा इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। It deals with the allocation of an available resources among the alternative activities. According to this principle, an input should be so allocated that the value added by the last unit is the same in all cases. The generalization is called equimarginal principle. इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल डील करता है कि आपको अपने रिसोर्सेज को डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। एक कॉमर्स का स्टूडेंट होने के नाते हमेशा आपने ये बात भी सुनी होगी कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और चॉइसेस अनलिमिटेड है, यानी कि आपके पास अल्टरनेटिव चॉइस है। जैसे कि हम एग्जांपल में अगर देखें तो मेरे पास 10 रुपए हैं दुकान में जाने के लिए, मैं दुकान में जाके खड़ी होती हूँ और वहां पर मेरे पास बहुत सारी इतनी बड़ी दुकान पड़ी है, 10 रुपए में मैं कुछ भी ले सकती हूँ लिटरली। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास रिसोर्सेज 10 ही रुपए हैं यार, और इतना सारा मेरे पास दुकान, इतने सारे अल्टरनेटिव्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा करना है कि अपने जो 10 रुपए हैं उसको बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 रुपए की टॉफी ले लेती हूँ, 2 रुपए के च्युइंगम ले लेती हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हो जाएंगी। तो यानी कि ये भी यही कहता है कि आपको अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि हर एक अल्टरनेटिव जगह पर जो वैल्यू एडिशन हो वो सिमिलर हो। तो ये थे हमारे 5 प्रिंसिपल। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वीडियोस पहले से ही अपलोडेड हैं, उनको भी आप देखिएगा। और मैं आगे ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक लेके आने वाली हूँ। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो प्लीज़ मुझे वीडियोस के कमेंट में सजेशन दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। बने रहिए स्टडी विद निधि के साथ।